सीएपीएफएसी 2024 के जो भी कैंडिडेट्स हिंदी माध्यम से हैं और वो 2024 के एग्जाम में अपियर होना चाहते हैं, तो शुरुआत कैसे करें, कुछ बुनियादी चीजों को समझना है। इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। ये एक सीरीज है, कंटिन्यूअसली लंबे समय से मैं चीजों को प्रोवाइड करता आ रहा हूँ, बताता आ रहा हूँ। उन चीजों को देखिए, उनको समझिए और हमेशा ध्यान रखो कि किसी भी चीज में आपको खुद टाइम देना पड़ेगा। आप ये सोचोगे कि हम एक वीडियो देख लिए, दो वीडियो देख लिए, तीन देख लिए और हम सिलेक्शन हो जाएंगे, नहीं। आप अपने को मेरे से अच्छा जानते हो। मैं जो भी चीजों को यहाँ रिकॉर्ड करता हूँ, जो भी पब्लिक में देता हूँ, वो एक जनरलाइजेशन है, वो एक सामान्य तरीके से चीजों को मैं देखता हूँ। कुछ आप में से कैंडिडेट ऐसे हो जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनकी बुनियादी चीजें सही है, वो आराम से क्वालिफाई करोगे। कुछ ऐसे हैं जो शायद चीजों को समझ नहीं पा रहे हो, जो एक अभी तक उन्हें पता नहीं है कि हमें किस डायरेक्शन में मूव करना है। तो हर कैंडिडेट अलग अलग हैं। मैं इसमें से कुछ बुनियादी चीजों को, कुछ चीजों को डिस्कस करने वाला हूं, करूंगा। और उसको आप पूरे तरीके से समझो, देखो उसको आराम से, और उसके बाद आपको सोचना है, आपके आपको वर्क करना है। कुछ कैंडिडेट्स हो जिनका पेपर वन अच्छा है, कुछ कैंडिडेट्स हो जिनका पेपर टू अच्छा, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हो जिन्होंने अभी देखा ही नहीं है कि ये एग्जाम क्या है, किस ढंग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सारी चीजों को आप धीरे धीरे करके देखो। तो सबसे पहले चीजों को हम जानने से, देखने से पहले ये जाने कि ये आखिर एग्जाम क्या है, असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम क्या है। तो जो असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम है, सीएपीएफ सो है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस असिस्टेंट कमांडेंट 2024। तो ये असिस्टेंट कमांडेंट जो है, पहले डीवाईएसपी इसे कहा जाता था। असिस्टेंट कमांडेंट का मतलब है एक तरह से रैंक में इक्विवेलेंट टू, आप स्टेट पुलिस में डीएसपी कह सकते हो, लेकिन डीएसपी का जो पे स्केल होता है वो आपसे लो होता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट्स लाइक यूपी, बिहार, तो मान के चलो कि डीएसपी का लेवल 9 का पे स्केल है, लेकिन आप एज असिस्टेंट कमांडेंट का आपका पे स्केल लेवल 10 का है। इनफैक्ट आपका जो पे स्केल है वो सेम है जो आईएएस ऑफिसर्स के हैं, आईपीएस ऑफिसर्स के हैं, फॉरेन सर्विस के ऑफिसर्स के हैं। तो सेम आपके वो लेवल में है। हाँ, अब उसमें से जो अदर पे पर्क्स और एडवांटेज जो हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन बेसिक पे जो आपका सेम है। तो आप इक्विवेलेंट टू डीवाईएसपी कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी बताया, स्ट्रिक्ट सेंस में नहीं कर सकते हो, लेकिन इन जनरल कर सकते हो, क्योंकि इस पोस्ट को पहले डीवाईएसपी ही करते थे। तो असिस्टेंट कमांडेंट आप असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस कह सकते हो। 3 स्टार आप अपने इंसिग्निया में 3 स्टार लगाते हो। आपका 1 ईयर का, इसमें से जब सेलेक्ट होते हो 1 ईयर की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आप फुल फ्लेज्ड ऑफिसर बन जाते हो, सक्सेसफुल आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीटिंग कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। जो आपका ये एग्जाम है वो एक तरह से 3 स्टेज में होता है। फर्स्ट स्टेज जो आपका है रिटन एग्जामिनेशन है, उसमें 2 पेपर हैं। पेपर वन ऑब्जेक्टिव है, आपके 125 क्वेश्चन अभी आते हैं, 2 मार्क्स ईच, और 1/3 निगेटिव, तो 250 मार्क्स के हैं। पेपर टू जो है, पेपर टू आपका 200 मार्क्स के होते हैं, कन्वेंशनल रिटेन पेपर है। उसमें से 4 ऐसे आपको लिखने हैं, 6 दिए हुए हैं, 6 में से 4 आपको सेलेक्ट करके लिखने हैं। 2 आर्गुमेंट राइटिंग लिखने हैं, 2 आपके रिपोर्ट लिखने हैं, 1 प्रेसी राइटिंग है, 1 रीडिंग कम्प्रिहेंशन है, प्लस ग्रामर है। तो ये 200 मार्क्स के होते हैं। 450 मार्क्स का यदि रिटर्न है, जनरल कैंडिडेट जो हो, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट, तो लास्ट 2 ईयर्स के हम यदि देखें, तो अभी हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में 2 ईयर्स के नेक्स्ट और नेक्स्ट उसके नेक्स्ट में 2 ईयर्स के 22 और 21, जिसके अभी हमारे लेटेस्ट वाले जो कट ऑफ हैं, उसके 23 वाला का तो ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर हमें पता चलेगा, जब रिजल्ट वगैरह फाइनल आ जाएगा तो उसके कट ऑफ हम डिफरेंट को देखेंगे। तो इन जनरली अभी जो है 220 के आसपास, 221, 22, 26 जो भी है, आपके 220 प्लस आपके रिटर्न में कट ऑफ है। पेपर वन का कट ऑफ यदि लास्ट 2 ईयर का देखो तो 135 आपका 22 का है, और 138 जो है वो 21 में आपका कट ऑफ गया। तो यानी 150 में से आप 135, 138 जो भी इधर लास्ट 2 ईयर्स के हैं। और हमेशा ध्यान रखो, यदि 221 सपोज करो कि 221 और 226 मान के चलो ये लास्ट 2 ईयर्स के कट ऑफ, तो 221 2022 में है, तो जितना भी कट ऑफ जाता है रिटेन में, उससे 10% आपको मार्क्स एक्स्ट्रा लाने हैं। सो ये
फिर जब वंस आप रिटन पार्ट क्वालिफाई, ऑब्वियसली ओबीसी है तो ओबीसी का अभी बराबर चल रहा है, एससी एसटी हो तो आपका कम, एक्स सर्विसमैन के बहुत कम होते हैं। तो वंस आप रिटन क्वालिफाई कर गए तो आपका जो सेकेंड स्टेज होता है वो फिजिकल और मेडिकल, वो उसके पहले आपको डीएफ एक फॉर्म तो आप इनिशियली भरते हो जब एग्जाम, तो वो सारे कैंडिडेट्स भर रहे हैं जिनको भी एग्जाम देना है। अब एग्जाम जो क्लियर कर लिए, जो एग्जाम पास कर गए रिटन वाला पार्ट, तो उनको डीएफ भरना है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें सारी चीजें रहेगी, प्रेफरेंसेस से लेकर के और सारी चीजें। तो वंस आपने डीएफ भर दिया, उसके बाद आपको जो सेकेंड स्टेज है फिजिकल और मेडिकल टेस्ट होता है। तो फिजिकल में दो पार्ट है, एक फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी, यानी कि उसमें हाइट वेट ये सब मेजर किया जाएगा। उसके बाद आपको मेल हो तो 4 इवेंट्स आपको करने हैं, 100 मीटर रेस, 800 मीटर रेस, लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट, और फीमेल हो तो शॉर्ट पुट को छोड़ करके अदर 3 इवेंट्स करने हैं। वंस जो भी कैंडिडेट फिजिकल में क्वालिफाई हो गए तो उन्हें मेडिकल प्रोसेस से गुजरना होगा। मेडिकल आप क्लियर कर गए तो आपको फिर फिजिकल और मेडिकल का पासिंग का सर्टिफिकेट एक तरह से मिल जा रहा, फिजिकल भी क्लियर कर लिया, मेडिकल भी। अब आपको पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू, जिसे पर्सनालिटी टेस्ट यूपीएससी कहती है, पीटी में पास पार्टिसिपेट करते हो तो 450 मार्क्स के आपके जो हैं रिटर्न है। ओके, सो 450 रिटर्न, और आपके 150 जो हैं वो 150 के आपके ये पर्सनालिटी टेस्ट, तो टोटल जो है 600 मार्क्स के आपके एग्जाम फाइनल हो गए और उसमें से आपके बनते हैं। अब ये आप एक बार थोड़ा सा देख लो, इसमें से जो कट ऑफ है, तो कट ऑफ अभी एक चीज ध्यान रखो, 204 का यहाँ रिजल्ट आया है, तो फाइनल वैकेंसी जो है 233 का है। तो कुछ जो सीट्स हैं और रिमेनिंग है, तो अभी देखो ये 233 टोटल वैकेंसी है, लेकिन 204 का ही अभी तक आया है। तो जो जनरल कैटेगरी है तो उनका जो ये है आपका कट ऑफ, देखो पेपर वन में 135, तो इनफैक्ट देखो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इनके पेपर वन में कट ऑफ 135.08, और पेपर वन प्लस पेपर टू कंबाइंड यदि देखोगे तो 221 दोनों के हैं, लेकिन फाइनल कट ऑफ में देखो डिफरेंस है, जनरल का 345, ओबीसी का 344, और जो ईडब्ल्यूएस है उनका कम है, 329 है। तो ये काफी डिफरेंसेस है, लेकिन जो रिटर्न वाले पार्ट में है तीनों में कोई कमी नहीं है, बराबर है। तो ये आपका वंस फॉर एग्जांपल आप 135.08 प्लस ले आए, इसका मतलब है कि आपका कॉपी जो चेक हुआ पेपर टू में, फिर पेपर टू का मार्क्स आपका ऐड हुआ, यदि मान के चलो किसी का 135.08 आ गया पेपर वन में, लेकिन पेपर टू में आप 60 ही ले पाए तो आपका नहीं होगा, 70 ही ला पाए, 80 ही ला पाए तो आपका रिटर्न में क्वालिफाई नहीं होगा। तो आपको पेपर वन भी क्वालिफाई करना है, और पेपर टू का मिनिमम जो है 50 मार्क्स चाहिए, लेकिन 50 मार्क्स को ऐड करोगे तो 185 ही आता है। तो वो मिनिमम आपको दोनों मिला करके 221, यदि ये हर साल चेंजेस होते रहता है, ये एक 22 के लिए है तो इतना। अब 21 का देखो, तो 21 में देखो 135.08 था, ये 138 है, तीनों का 138 है, और इसमें से देखो तीनों का 226, लेकिन इसमें से आपका चेंजेज आया है 345 जो है आपका, ये 21 का है, 2021 का 345, 326 ईडब्ल्यूएस का, और 339 जो है आपका ओबीसी का है। इसमें भी अभी जो है टोटल आपके ये अभी और सीट्स जो हैं वो वैकेंट हैं, तो वो अभी टोटल जो वैकेंसी है वो 171 है, और 171 में जस्ट देखोगे कि 4 एक्स सर्विसमैन में ही, एक्चुअली में 4 एक्स सर्विसमैन में 17 सीट्स होने चाहिए थे, लेकिन 4 ही मिल पाए। तो अभी जो वैकेंसी है, यानी कि इसमें से आपका 20 वैकेंसी अभी रिमेनिंग है, तो इनका भी 1-2 नंबर अभी और कम जाएगा, ठीक है। तो ये आपने कट ऑफ देख लिया। अब हमने ये जो था ना कि शुरुआत कैसे करें, बुनियादी चीजों को जो समझना है तो शुरुआत कैसे करें, हमेशा ध्यान रखो किसी भी एग्जाम को, स्टैंडर्ड को देखने के लिए सबसे पहले है कि उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने देख लिया कि हम एलिजिबल हैं। तो जनरल कैंडिडेट यदि हो आप, तो 20 से 25 ईयर्स तक का आपका एज होना चाहिए, और वो एज एक तरह से है जो 2 अगस्त, मान के चलो 24 में जो अपियर होने वाले हो, तो 24 में जो अपियर होने वाले हो 2 अगस्त, ठीक है, तो 2 अगस्त 99 ये के बाद का उनका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, और 1 अगस्त 2004, 1 अगस्त 2000, यानी कि 2 अगस्त 99
से लेकर के 1 अगस्त 2004 के बीच आपका जनरल कैटेगरी का जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अब जो ओबीसी हो उनको 3 इयर्स एक मैक्सिमम में रिलैक्सेशन है, यानी 2 अगस्त 1996 आप ये कर लो तो 3 इयर्स। अब जो एससी एसटी हो तो वो आप 1994 कर लो, यानी कि 2 अगस्त 1994। और ये जो आखिरी वाला है ये तो सबके लिए सेम होगा। वंस आप एलिजिबल हो, आप अपनी हाइट देख लो, मेल हो तो 165 सेंटीमीटर, फीमेल हो तो 157 सेंटीमीटर। और भी मेडिकल स्टैंडर्ड्स जो भी हैं वो आप, तो मेडिकल स्टैंडर्ड्स में सारी चीज आपको पता नहीं होता है और डिटेल में चेक करने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। सिंपल देखो हम फिट हैं तो ठीक है। अब हमेशा ध्यान रखो कि जो एग्जाम है सबसे पहला जो स्टेप होता है क्वेश्चन पेपर, उसका देखो। क्वेश्चन पेपर सबसे जरूरी है, जो प्रश्न पत्र हैं। तो जो पेपर 1 है, तो पेपर 1 के जो क्वेश्चंस हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, इंग्लिश और हिंदी। अब कुछ कैंडिडेट्स होते हैं कि हम कहाँ से लाएं क्वेश्चन पेपर, तो यूपीएससी के वेबसाइट पे आप जाओ। यूपीएससी के वेबसाइट पे आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। आप लास्ट 4-5 ईयर्स के डाउनलोड कर लो, इनफैक्ट लास्ट 3 ईयर्स के देखो। वो उसमें से पेपर 1 जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपका दिया हुआ रहता है, दोनों माध्यम में उसको ओरिजिनल देखो। जो पेपर 2 है, पेपर 2 में सिर्फ ऐसे वाला कंपोनेंट है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। हिंदी और इंग्लिश किसी में आप लिख सकते हो। बाकी जो कंपोनेंट्स हैं, तो ये ऐसे 4 ऐसे आपको लिखने हैं इंटू 20 मार्क्स ईच। तो 80 मार्क्स जो है वो आपके दोनों माध्यम में है। बाकी जो 120 मार्क्स हैं, वो 120 मार्क्स जो है वो सिर्फ इंग्लिश में आपको लिखना होगा। अब हिंदी माध्यम के जब आप छात्र हो, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हो, हिंदी माध्यम से आप बिलोंग करते हो, सो आपको लगेगा कि इंग्लिश तो मेरे लिए चैलेंजिंग है। हमेशा ध्यान रखो कि जो आपका इंग्लिश है वो लिटरेचर प्रॉपर उस ढंग का नहीं है कि आप ऐसे में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हिंदी हो या इंग्लिश हो कोई दिक्कत नहीं है। जो 120 मार्क्स के हैं, सो ऐसा वो दिया हुआ रहता है कि एक जो स्टूडेंट जो 10th प्लस पढ़ा हुआ है, आप 10th तक तो सारे सब्जेक्ट हमें पढ़ना होता है, हिंदी हो इंग्लिश हो सारी चीजें हम पढ़ते हैं जनरली। अब हिंदी मान के चलो, कुछ जो सपोज नॉन हिंदी क्षेत्र से हो तो वो ऑब्वियसली मान के चलो कि नहीं पढ़ते हो। लेकिन जो इंग्लिश वाला कंपोनेंट है पूरे इंडिया में हर जगह पढ़ते हैं। तो आप 10वीं तक तो पढ़े हो, 10th तक तो पढ़े हो। अब आप एक गेस्टेड ऑफिसर बनना चाहते हो, आप एक ऑफिसर बनना चाहते हो, तो आपको थोड़ा तो करना होगा। सो ये इसमें से रहता है। तो सबसे पहले है दोनों पेपर को देखो, पेपर 1 पेपर 2 और 3 इयर्स के पेपर को इत्मीनान से देखो। अभी जो आपका एग्जाम है नेक्स्ट ईयर जो है 4 अगस्त 2024 को होने वाला है। तो मोर और लेस आपके 11.5 मंथ प्लस है, कह सकते हो 1 ईयर ऑलमोस्ट है अभी आपके पास। तो इत्मीनान से देखो, 3 डेज 4 डेज आप उसमें से टाइम लगाओ। आप हर एक क्वेश्चन को पढ़ करके देखो। एक चीज ध्यान रखो कि इस एग्जाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ग्रेजुएशन है, लेकिन जो फाइनल ईयर में स्टूडेंट है वो भी भर सकते हैं, बशर्ते जैसे आपका जो नेक्स्ट एग्जाम जो 24 का 4 अगस्त 2024 को होना है, तो आप एक तरह से कह सकते हो कि सितंबर 2024 तक आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लोगे, जिन लोगों ने नहीं किया है। बहुत सारे लोग हो ग्रेजुएशन ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ, बहुत सारे लोग हो अपने मास्टर्स भी कंप्लीट किया हुआ। तो आप अब ये चीज सोचो कि नेक्स्ट ईयर इवन आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे तब भी तो आप सेकेंड ईयर में तो हो इस समय, या थर्ड ईयर में इंटर किए हो। सो आप +2 किए हुए हो, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कंप्लीट किए हो, कुछ लोग फाइनल किए हुए, कुछ लोग मास्टर्स भी किए हुए हो। तो आप यदि इस कंडीशन में हो तो देखो कि क्या हम कुछ क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं। एक चीज ध्यान रखो, आपने हिस्ट्री सपोज पढ़ा हुआ है, हिस्ट्री से आप ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो जो आपने हिस्ट्री पढ़ा है, हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन आपने लिखे हैं, एकेडमिक एग्जाम्स में डिफरेंट टाइप्स के राइटिंग की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें डिफरेंट टाइप की चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। वहां बहुत बार क्या होता है, आप टू द पॉइंट नहीं लिखते हो तब भी आपके टीचर आपको मार्क्स दे देते हैं। यहाँ है ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस जो हैं, एमसीक्यू जो हैं, उसमें एग्जैक्ट आंसर होगा, करेक्ट होगा तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको 1/3 निगेटिव भी है। सेकंड पेपर में आप बहुत सारे कैंडिडेट्स को देखोगे 20 30 40 मार्क्स ला रहे हैं पेपर 2 में। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं पता चला कि 50 मार्क्स भी नहीं ला पा रहे हैं 200 में से।
तो तभी तो मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है, 200 में से आपको मिनिमम 50 मार्क्स लाने आवश्यक हैं, ज़रूरी हैं। तो कुछ कैंडिडेट्स हैं नहीं ला पाते हैं, लेकिन आप ये बेचारगी महसूस ना करो। कुछ कैंडिडेट्स हैं ऑलरेडी लास्ट टाइम जो क्वालीफाई हुए हैं, तो उसमें से एवरी टाइम हिंदी माध्यम के ही, जैसे फॉर एग्जांपल 21 वाले बैच में देखो, 21 वाले बैच में जो कान्हा जोशी हैं, तो कान्हा जोशी 16th रैंक उनका है। 116 मार्क्स उनको पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू में मिला और वो हिंदी माध्यम के छात्र थे और 16th रैंक लाए। सुशील परमार को देखो 103 रैंक लाए। उनका फिर अपने स्टेट के फॉरेस्ट में भी फॉरेस्ट वाले जो जॉब होते हैं रेंजर, उसमें भी उनका 6th रैंक टोटल आया और 103rd इनका आया असिस्टेंट कमांडेंट में। फिर और भी कुछ कैंडिडेट्स देखोगे एवरी टाइम हिंदी माध्यम के भी होते हैं। आप अपने को बेचारगी ना समझो, अभी आपके पास टाइम है। तो सबसे पहले जो पहला आपका काम है कि क्वेश्चन पेपर को, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को समझो, आराम से तसल्ली से देखो, इत्मीनान से देखो, हर क्वेश्चन को पढ़ो और ये कोशिश करो कि क्या हमें आता है। तो ये अब क्वेश्चन पेपर बेसिक्स देख लिए। अब हमेशा ध्यान रखो कि जो बुनियादी बुक्स हैं वो पढ़ना आपको है। बुक्स वगैरह का लिस्ट हमने ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है, लेकिन हम आगे भी आपको प्रोवाइड कर देंगे लिस्ट। फिर से सिलेबस को भी हम डिस्कस कर देंगे। हिंदी माध्यम में हो तो हिंदी माध्यम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस प्लस बुक्स हम प्रॉपर तरीका से डिस्कस कर देंगे। उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ने की हर हाल में आदत डालो। न्यूज़पेपर यदि आप हिंदी माध्यम से हो, आप हिंदी माध्यम, ये मैं हिंदी माध्यम के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ, तो हिंदी माध्यम से हो, तो जो आपको न्यूज़पेपर कोई भी एक लगता है उसको लो और उसको पढ़ो डेली बेसिस पे। जनरली आप कोई भी न्यूज़पेपर अपने, मैं किसी भी न्यूज़पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कहता हूँ, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल आप पढ़ सकते हो, दैनिक जागरण पढ़ सकते हो, आप हिंदुस्तान ले सकते हो, या आप जनसत्ता ले सकते हो, या आप और कोई भी आपको लगता है कि हमारे एरिया में जो न्यूज़पेपर अवेलेबल है आप उसको लो। न्यूज़ में 2 चीज़ें होती है न्यूज़पेपर में, एक आपका न्यूज़ रिपोर्टिंग होती है और एक जो होता है न्यूज़ एनालिसिस होता है। न्यूज़ रिपोर्टिंग में क्या है कि कुछ चीज़ें हुई, उसका बस दिया हुआ है। जस्ट एग्ज़ाम्पल लो कि मान के चलो कि अभी दिया हुआ है कि हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा पानी पड़ा, बाढ़ आ गया, फ्लड आ गया, वो जो लैंडस्लाइड हो गया। तो एक रिपोर्टिंग है कि जो हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड हो गया, उसमें एक शिव टेम्पल मंदिर था, वो भी गिर गया, उसके मलबे में कई लोग दब करके उनका जान चला गया। ये रिपोर्टिंग है, ये क्वेश्चन में आपको जनरली नहीं आएगा। अब ये देखो कि हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड हो रहे हैं या और हिली एरिया है, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, तो ये जो इसका डिजास्टर जो है, डिजास्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो त्रासदी है, प्राकृतिक त्रासदी, आपदा, तो प्राकृतिक आपदा के संबंध में इसको पेपर 2 में भी आपको आ सकता है। तो एक न्यूज रिपोर्टिंग, या मान के चलो कि न्यूज रिपोर्टिंग ये आया कि रेगुलर रूप से कुछ हाईवे है, फॉर एग्जांपल लो कि ये हुआ कि जो यमुना एक्सप्रेस वे है उस पर रोड एक्सीडेंट हो गया, मान लीजिए 5 लोग मर गए। फिर आपने रेगुलर रूप से ऐसा देखा, तो अब ये हम उस पे से एक आ सकता है एडिटोरियल में कि यमुना एक्सप्रेसवे पे मान के चलो 1 साल, 2 साल, 5 साल का डेटा लिया गया और उसको एनालिसिस किया गया कि आखिर क्यों इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो वो न्यूज़ एनालिसिस होता है। अब जैसे अभी 15 अगस्त को कल लाल किले की प्राचीर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया और उसमें से कुछ पॉलिटिकल भी था और कुछ देश को आगे बढ़ाने की भी बात थी। अब उसमें से चूंकि चुनाव होना है नेक्स्ट ईयर, जब वो चुनाव जीतेंगे तभी, उन्होंने तो ताल ठोक करके कहा कि अगला साल हम ही झंडा फहराएंगे, लेकिन जनता चाहेगी तब तो पॉलिटिकल भी उनको कुछ भाषण देना था। अब जो संपादकीय पढ़ोगे उसमें से ये रहेगा कि नरेंद्र मोदी जी के बोलने का क्या अभिप्राय था, क्या क्या चीजें, तो वो एनालिसिस। तो न्यूज़पेपर जब भी है तो न्यूज़पेपर को आपके एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, असिस्टेंट कमांडेंट के, या यूपीएससी के कोई भी एग्जाम या स्टेट पीसीएस वगैरह के एग्जाम देते हैं तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, या आप पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर पेपर 1 में भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, तो आपको क्या चाहिए कि आप न्यूज के एनालिसिस को देखो। तो संपादकीय पेज जो होता है, संपादकीय पेज को पढ़ना आपको जरूरी है और उसको अभी से पढ़ना, जो लोग पहले से पढ़ रहे हो उनके लिए अच्छी बात है, और पढ़ना शुरू करो। तो जब हिंदी माध्यम के हो तो आप ये करो कि हर डे आप हिंदी का संपादकीय पढ़ो।
लेकिन चूंकि पेपर 2 है, उसमें इंग्लिश की भी एक कंपोनेंट है, तो सप्ताह में किसी भी 2 दिन आप कोशिश करो, एक तो संडे का और एक किसी और दिन का ले लो, या संडे का ले सकते हो, या फिर फॉर एग्जाम्पल द हिंदू लेते हो तो फ्राइडे को ले लो, और आप कोशिश कर सकते हो फ्राइडे या मंडे 2 दिन आप लो, और उस 2 दिन के चीजों को पढ़ो। क्योंकि जो संपादकीय वगैरह है उसमें तो मोर और लेस जो अच्छे आर्टिकल हैं, अच्छे चीजें हैं, अच्छे न्यूज हैं, वो तो आपको हिंदी में भी मिल जा रहा है, लेकिन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंग्लिश की समझ के पॉइंट ऑफ व्यू से सप्ताह का में 2 दिन कोई भी न्यूज़पेपर आप लो। सपोज टाइम्स ऑफ इंडिया लेते हो तो संडे का लो, उसमें बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं। तो आप जो भी चाहो, इंडियन एक्सप्रेस ले सकते हो, द हिंदू ले सकते हो, टाइम्स ऑफ इंडिया ले सकते हो, हिंदुस्तान टाइम्स ले सकते हो, और जो भी न्यूज़पेपर या तो आपके एरिया में अवेलेबल है आप उसको ले लो, और उसको 2 दिन पढ़ो, और हिंदी वाले जो संपादकीय है उसको डेली पढ़ो। फिर आपका क्या है कि कोई भी, जैसे आप मान के चलो कि न्यूज़पेपर में कुछ चीजें छूट गई, या कुछ चीजें, अब न्यूज़पेपर का डेली हम ध्यान नहीं रखते, और अब एक साथ 360 न्यूज़पेपर को तो आप पलट पलट के फिर नहीं देख सकते हो। तो मंथली कोई भी मैगजीन ले लो, कोई भी मासिक पत्रिका ले लो, और उसको देखो, उसमें से जो सार होते हैं वो उस मंथ के, तो वो आपको मिल जाएंगे। तो 12 मैगजीन, 15 मैगजीन, 12 से 15 मैगजीन जो पत्रिका है, वो तो आप देख सकते हो ना पलट पलट करके बार बार। तो उसको देखो, उस पर वर्क करो। और अभी से जो एनसीईआरटी, मैंने बोला कि एनसीईआरटी बेसिक्स, वो जब मैं बुक लिस्ट दे दूंगा तो उनको आप एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू करो। एनसीईआरटी अप टू क्लास 12 तक, तो अप टू क्लास 12 तक सारे नहीं पढ़ने हैं, वो बुक लिस्ट में मैं बता दूंगा। इनफैक्ट मेजोरिटी जो 10th तक में है, जैसे फॉर एग्जांपल हम साइंस को लेकर के चलते हैं, तो साइंस में मेजॉरिटी चीजें है, 85% से 90% करीब 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 मैं कह रहा हूं अप टू 10th तक आपका क्लियर हो जाता है। और उसमें भी 9th क्लास और 10th क्लास का साइंस का, विज्ञान का पढ़ोगे, तो आप हिंदी माध्यम से हो तो हिंदी माध्यम वाला पढ़ो। साइंस के कुछ टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी लेकिन इंग्लिश में होते हैं, तो एनसीईआरटी को ओरिजिनल बुक से पढ़ो। इसका कारण ये है कि चाहे वो साइंस हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, बहुत सारे क्वेश्चंस जो फिगर से दिए हुए रहते हैं। जैसे विज्ञान है तो उसमें मान के चलो कि मनुष्य के तंत्रिका तंत्र का सिस्टम दिया हुआ है, अब उसके फिगर दिए हुए हैं। अब एक कोशिकीय जीव है या कशेरुकी जीव है, तो उस टाइप के जो फिगर्स हैं, या कोई केमिकल रिएक्शन है, या कोई मान के चलो फिजिक्स का रूल है, जो कोई चुंबक है उसमें से समझाया हुआ है या कुछ ऐसा, तो उसमें से कुछ फिगर्स हैं, उससे भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो उसको, न्यूज़पेपर को एक संपादकीय पढ़ना शुरू करो, एक मंथली मैगजीन। दूसरा, जो आपका एनसीईआरटी बेसिक बुक्स है उनको पढ़ना स्टार्ट करो। उसका मैं 1-2 दिन में बुक्स वगैरह के लिस्ट भी, और जो डिटेल सिलेबस हैं उनको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। और पॉजिटिव कॉन्फिडेंस रखना है। एक चीज हमेशा सबसे जरूरी क्या है ना, कि किसी चीज को कैसे देखते हो। वो जो है ना फेमस चीजें, कि ग्लास हाफ फील्ड है और ग्लास फुल फील्ड है। ये सॉरी, एक 3 टाइप के लोग होते हैं। ये मैं बार बार इस चीज को बोलता हूँ कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, जब ये प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, जब गुजरात के सीएम थे, तो जब मैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ता था, तो वहां वो आए थे, तो उन्होंने वही चीजें बोला। वो मस्त इंटरेस्टिंग चीज था कि वो पानी पी रहे थे मंच पर, जो जब बोलने का वक्त आया तो वो आधा ग्लास उन्होंने पानी पिया, और आधा ग्लास को लेकर के पोडियम पे आए। तो हम लोग को लगा कि हो सकता है बीच में प्यास लगेगा, तो उस वजह से लेकर के गए हैं। तो उन्होंने उससे एक मैसेज देना चाहा कि कुछ लोग देखेंगे जो ऑप्टिमिस्टिक हैं, जो पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव सोच वाले देखेंगे कि गिलास आधा भरा हुआ है, और पेसिमिस्टिक जो नकारात्मक सोच वाले हैं, वो देखेंगे कि गिलास आधा खाली है। मैं तीसरे टाइप का व्यक्ति हूं, जो ये देखता हूं कि गिलास पूरा भरा हुआ है, आधे पानी से और आधे हवा से। तो इस टाइप के चीजों को है। तो एक तरफ आप निगेटिव देख सकते हो कि 3 लाख लोग एग्जाम देते हैं, सॉरी फॉर्म भर रहे हैं, तो 3 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, और सीट्स कितने आ रहे हैं, तो कभी 171 है, 233 है, या 322 है, या 2018 में देखोगे तो 466 वैकेंसी था। तो 3 लाख लोग हैं, ऑल इंडिया के चैंपियंस इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और सीट कितने हैं, 200, 300, 400 सीट्स आ रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रखो, ये निगेटिव थॉट है, ये निगेटिव तरीके से सोचने का। पॉजिटिव सोचने का ये है
कि इस 3 लाख में ओनली 1 लाख लोग एग्जाम दे पा रहे हैं, यानी कि 2/3 लोग तो एग्जाम दे ही नहीं रहे हैं। अब भरे कितने भी लोग फॉर्म, उससे हमें क्या मतलब, एग्जाम देने वाले। अब इसमें जो 1 लाख एग्जाम देने वाले हैं, तो उसमें से 70% जो हैं वो ऑलरेडी बाहर हैं। वो न तो पूरे सिलेबस को कंप्लीट करते हैं और न कहीं कहीं टेस्ट लिखते हैं, न प्रॉपर तरीका से प्रिपरेशन करते हैं। वो बस ऐसे ही हवा देने के लिए रहते हैं कि हम घर में बोले कि मैं यूपीएससी का तैयारी कर रहा हूँ, असिस्टेंट कमांडेंट का यूपीएससी लेती है, ये सारी चीजें। तो आपका कंपटीशन उन लोगों से नहीं है। एक्चुअल कंपटीशन मेरा मानना होता है कि 20 से 30% जितने लोग एग्जाम दे रहे हैं, तो 20 से 30% है, तो 1 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, तो 20,000 लोगों के आसपास से कंपटीशन आपका है। तो अब मान के चलो 20,000 या 30,000 कह सकते हो, 30,000 लोगों में कंपटीशन है। अब सपोज करो 23 का मान के चलो अभी एग्जाम हुआ, तो इसमें सीट्स 322 हैं, तो करीब करीब 1800 से लेकर के 1900 के आसपास रिजल्ट मिलेगा। तो आप ये देखो ना, यदि 20,000 को आप सीरियस मान रहे हो, तो करीब करीब 10% लोगों का रिटेन क्वालिफाई होगा। अब कुछ अच्छे कैंडिडेट्स हैं जो रिटेन क्वालिफाई कर गए, लेकिन वो फिजिकल में बाहर हो जाएंगे, कुछ लोग मेडिकल में बाहर हो जाते हैं। एवरी टाइम ऐसा होता है। जो भी कैंडिडेट सीरियस हैं, तो आप चीजों को पॉजिटिव में ले सकते हो। और दूसरा पॉजिटिव में लेने का है कि अभी भी हम 345 भी यदि हम कट ऑफ देखें, तो अभी भी 60% कट ऑफ नहीं गया है। आप फर्स्ट डिवीजन क्लास में लाते हो तो कितने मार्क्स की जरूरत है, 60%। कुछ लोग हैं 90% ग्रेजुएशन में मार्क्स, ये सॉरी ग्रेजुएशन में लिमिटेड कैंडिडेट्स 90। इस बार मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि एक स्टूडेंट हमारे थे, हाउएवर उनका इंटरव्यू में बहुत अच्छा मार्क्स मिला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो भी है फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाए। तो अभी भी सोचो कि आपके कितने ये हो रहे हैं, 60 से कम परसेंटेज ये जा रहे हैं। ठीक है, तो 360 होगा तब आपके 60% फाइनल कट ऑफ ये है। तो यानी कि 47.5% कट ऑफ जनरल कैटेगरी का अभी भी, सॉरी 57.5% कट ऑफ, यानी फर्स्ट डिवीजन से कम। तो ये पॉजिटिव हर चीज। मैं कभी भी बोलता हूं कि ये आसान नहीं है। जैसे जैसे आप आगे जाते जाते हो, कठिनाइयां बढ़ती जाती है, आपका कंपटीशन बढ़ता जाता है। जैसे आप बचपन में गांव में होते हो, तो बहुत सारे लोग होते हो ना कि क्लास में फर्स्ट रैंक, जैसे मैं भी क्लास में फर्स्ट रैंक हुआ करता था। फिर मैं आगे आया बाहर, जब हाई स्कूल में, तो पता चला कि मैं तीसरे चौथे पोजीशन पे हूँ। सपोज 300 स्टूडेंट्स क्लास में हैं, तो तीसरे चौथे पोजीशन पे हूँ। फिर मैंने जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखा, तो मैंने देखा कि अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टॉप 20 में आसपास में करीब हूँ। फिर ठीक है, फिर पटना आया तो लगा कि, पता चला कि हमारे ऊपर बिहार में पूरे हैं। तो अपने बैच में मैं देखता हूँ तो 1,000 2,000 कैंडिडेट्स हमारे कंपटीशन। और ऑल इंडिया पर देखते हो तो 10,000 20,000 कैंडिडेट्स ऑल इंडिया लेवल पे हमसे फाइट कर रहे हैं। तो ये चीजें हैं। अब ये जैसे सिविल सर्विसेज किसी भी एग्जाम को मैं देखता हूँ, तो मुझे नहीं लगता, नहीं मैं, इतने जो लोग हैं उसमें मेरी कंपटीशन है ही नहीं। मेरे कंपटीशन लिमिटेड में है। मैं हमेशा अपने को, चाहे मैं जिस भी एग्जाम में दिया हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छा, मैं भी हिंदी माध्यम से पढ़ के आया, लेकिन मैं धीरे धीरे करके चीजों को सीखा। तो आप पॉजिटिव रख सकते हो, और ये एक जर्नी है। जो भी कैंडिडेट्स जुड़ना चाहते हो, जो भी कैंडिडेट्स चाहते हो कि हम डेडिकेटेड प्रिपरेशन, देखो हमेशा मैं कहता हूं कि सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। आप स्वतः जो स्वाध्याय कर सकते हो वो सबसे अच्छा तरीका है, आप अपने से करो। लेकिन यदि आपको लगता है नहीं हमें किसी से जुड़ने से, तो आप कहीं भी जुड़ सकते हो। जो आपको लगता है, कोई भी मेंटर आपके, कोई भी टीचर आपको सही से टाइम दे रहे हैं, रेगुलर हैं, चीजों को प्रमोट कर रहे हैं, तो आपको उनसे जुड़ना चाहिए। यदि प्रिपरेशन के संबंध में कुछ क्वेश्चन क्यूरी है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, जेन्यून क्वेश्चंस जो है, या मैसेज कर सकते हो हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498, या टेलीग्राम नंबर 7404909669। मैसेज प्लीज, सिर्फ मैसेज करें। ठीक है। अब जैसे हम फॉर एग्जांपल 4 सितंबर से तो हम हैं बैच स्टार्ट करेंगे। उसमें से जो मेंटरशिप प्रोग्राम होगा, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस आपको मिलेगा, पेपर 1 पेपर 2 दोनों। उसके पहले जो है 27 अगस्त को वो स्कॉलरशिप टेस्ट होगा। ऑब्वियसली उसका जो मैंने वीडियो बनाया हुआ है उसको आप देखिए, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चीजों को देखें, आपको लगता है कि हमें जुड़ना चाहिए तो जुड़िए, आप कहीं भी जुड़िए आप, लेकिन डेडिकेशन से आप प्रिपरेशन कीजिए। आगे और चीजें हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।